जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। साथियों, आज का हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है ये रीजनिंग के नॉन वर्बल के स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर आधारित है। इसमें हम लोग मल्टीपल एग्जाम्स में अभी जो क्वेश्चन एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, उन सभी पर आधारित जो भी कंक्लूजन पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और आप लोग यकीन रखिए कि आज के बाद में आप लोगों का जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है इसका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे, कुछ टिप्स को समझेंगे कि जो स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन के क्वेश्चन होते हैं इनको हम लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, इसमें 60 मान लो अगर 100% अगर मान लो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 60% तो ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं इजीली, बट जो 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ टिप्स की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें कुछ नॉलेज की आवश्यकता होती है, विशेष नॉलेज की, जिसके आधार पर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और चूँकि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो आज ही उसी कड़ी में हम लोगों का स्टेटमेंट और कंक्लूजन का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो एक स्टेटमेंट हो सकता है, 2 स्टेटमेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा आता है। उसी के बेस में, उसी के आधार पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। जो तर्क संगत होता है, तटस्थ होता है, उसी को जो वहाँ पर ऑप्शन में जो सही होता है उसी को आपको आंसर करना होता है। यानी कि जो आपके पास स्टेटमेंट होते हैं उसी पर आधारित एक तर्क संगत जो आप कंक्लूजन या जो लास्ट में डिसीजन होता है निकाल सकते हो, उसी को हम लोग कंक्लूजन के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक पर हम लोग की आज चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कथन और निष्कर्ष पर आधारित कुछ पॉइंट्स को। इसके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टिप्स की आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके टिप्स को समझ लेते हैं। भाई देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ही पॉइंट्स, अगर जैसे मान लो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए जाएं, तो जो अगर मान लो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो आपको वहाँ से नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो सकता है उसके अंदर नेगेटिव की क्वालिटी हो, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव के बारे में पता है। तो पहला ही पॉइंट आपको यहाँ पर यही डिफाइन किया गया है कि अगर जो हमारे सामने कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न होंगे तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बात पॉजिटिव की हो रही है, नेगेटिव की हो रही है। अगर पॉजिटिव हो रही तो उससे हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष हम लोगों का नेगेटिव मान्य नहीं होगा। मान लो आपको बेसिक जानकारी जो दी जा रही है वो पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो वो कंक्लूजन में आपका मान्य नहीं होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है साथियों कि सलाह, परिणाम तथा निवारण कथन से सीधे जुड़े हों तो वह सीधे मान्य होते हैं। अब जैसे मान लो आपके स्टेटमेंट में कोई आ जाए, कथन आ जाए, या कोई निवारण आ जाए, या कोई परिणाम आ जाए, ठीक है, तो ये अगर स्टेटमेंट में डायरेक्ट आते हैं तो ये आपका कंक्लूजन में अगर आ जाए उससे रिलेटेड प्रश्न, तो ये आपका डायरेक्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका यह है कि सरकारी आदेश नियम हो तो वो सीधे मान्य होते हैं। जाहिर सी बात हो भाई कि जो गवर्नमेंट आपको आदेश निकालती है या जारी करती है, जो नियम कानून बनाए होते हैं वो लोगों को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो ये सरकारी नियम आदेश आ जाएं तो ये डायरेक्ट अगर निष्कर्ष में आते हैं तो ये सही माने जाएंगे, तो ये भी हम लोगों का निष्कर्ष सही होगा। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम लोगों का है कि कथन के बाहर निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। अब जैसे जो स्टेटमेंट होता है ना उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाहर हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। जो स्टेटमेंट आपको बताया गया है उसी को आपको बेस मान के उसी के आधार पर आपको कंक्लूजन निकालना है। उस स्टेटमेंट के बाहर आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का थर्ड पॉइंट। अब हम लोगों का जो लास्ट पॉइंट है ये है कि कथन और निष्कर्ष के प्रश्न में क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को एक फाइनल डिसीजन देना होता है, तो वहाँ पर हम लोगों की पूर्व अवधारणा और जो होती है अनुमान, ये पूर्णतः क्या होते हैं, निषेध होते हैं। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है कि पूर्व धारणा और अनुमान जो होते हैं ये निष्कर्ष में मान्य नहीं होते हैं।
क्यों नहीं मान्य होते भाई? वहाँ आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है, वहाँ पर आपका एक फाइनल निष्कर्ष होना चाहिए। अगर वहाँ पर आपका अनुमान होगा, पूर्व अवधारणा होगी, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। पहली बात हमको ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी? कंक्लूजन नेगेटिव के बारे में आएगा तो गलत हो जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा आदेश जारी किया गया हो या नियम लाए गए हों तो वो अगर उससे रिलेटेड आपके कंक्लूजन में आते हैं चीज़ें तो सही होंगी। दूसरी चीज़, हम लोगों की जो स्टेटमेंट दिया जाएगा ना, उससे बाहर नहीं सोचना है, उसी के अंतर्गत हम लोगों को सही करना है। तीसरा पॉइंट जो है, हम लोगों को स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसके आधार पर हम लोग जो कंक्लूजन निकालते हैं वो हम लोगों का पूर्व अवधारणा या अनुमान नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात और है कि अगर सलाह की बात हो, परिणाम की बात हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड अगर बात होगी तो वो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब हम लोग एक पॉइंट और आगे अगर बढ़ें तो वहाँ पर हम लोग पाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई चीज़ वर्तमान की स्थिति दे दिया जाए, ठीक है, तो वर्तमान के आधार पर हम लोग भविष्य पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लो भाई अभी यहाँ पर बादल बने हों, ठीक है, मान लो अभी मौसम कैसा हो? बादल का मौसम, चूँकि आज गर्मी भी ज़्यादा हो रहा है, मौसम कैसे हैं? बादल बने हैं। तो इस बादल को देख करके हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि हो सकता है बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो वर्तमान की स्थिति से हम लोग फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारे रीजनिंग में जो होते हैं, इसको इसी पर आधारित सवालों को सही करना होगा। दूसरा पॉइंट यह भी ध्यान रखना हो, जो चीज़ें अगर मान लो भूतकाल की बात हुई हो, वहाँ की स्टेटमेंट हो, तो कंक्लूजन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। भूत से हम लोग भविष्य की कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है और इन्हीं सब पॉइंट की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक पॉइंट और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी लास्ट में उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से जो कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम लोग वो जो स्टेटमेंट होता है ना, वो बार बार उसी चीज़ को डिफाइन करता है। अब जैसे मान लो अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ हम और आपको यहाँ पर टिप्स के रूप में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ है। अगर मान लो भाई जो कंक्लूजन आपको निकालना हो, स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको रीड करना है, ठीक है। बस इसके क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ना ही एक बेसिक ये आर्ट होता है। अगर आप इसके कोई स्टेटमेंट को अगर समझ जाते हैं तो आप लोग कंक्लूजन को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हो। तो जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन बताया जाएगा ना, वो वहाँ पर जो जिन चीज़ों को स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन निकालने के लिए, इसमें वह ये हिंट देता है, खुद हिंट देता है भाई। ये प्रश्न कैसे अभी हम लोग देखेंगे, तो इसमें ये जिन चीज़ों को इम्फेसाइज करेगा उसी पर आधारित समझ लो हम लोगों का डिसीजन या कंक्लूजन होने वाला है। तो चलिए अब इसी पैटर्न पर आधारित हम लोग देखते हैं, जिसमें से हमारे प्रश्न होंगे यूपीएससी के, सीसेट के, यूपीपीसीएस के होंगे, या अदर स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनको देखेंगे, या फिर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी प्रश्नों को, एसएससी के, आरआरबी के प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से या और भी चीज़ों के माध्यम से हम लोग आसानी से इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। चूँकि यहाँ प्रश्न संख्या 1 से मतलब है साथियों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से कटपिट है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डिफरेंट देखने को मिलेंगे, बट हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 1 से यहीं से शुरुआत होती है। आप लोग हमारे बताने से पहले अपना खुद का आंसर करने की कोशिश करिए, इसके बाद में हम लोग इसके लॉजिक को और कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों हम लोगों का कि सेना के कर्मियों में 1000 में से 8 की मृत्यु होती है, किंतु जो नागरिक जनसंख्या है यह प्रति 1000 में से 20 है। मतलब अगर 1000 सैनिक है तो उसमें से 8 लोगों की मृत्यु होती है। अगर 1000 वहीं पर सिविल हैं यानी कि नागरिक हैं तो उनकी जो मृत्यु होती है 1000 पे 20 लोगों की होती है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ से आप लोग क्या डिसीजन ले सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हम लोगों का कि सेना में भर्ती होना बेहतर है, ये गलत बात है। सेना में भर्ती हो करके हम अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकते हैं। यह संबंध आकस्मिक है, ये भी गलत है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा होता है, यह इसमें कहीं इसकी बात ही नहीं की गई है। उनकी विषम जातीयता के कारण इन वर्गों की तुलना नहीं की जा सकती। हम लोगों का करेक्ट आंसर साथियों यही होगा, क्योंकि वो आर्मी है, ये यहाँ पर सिविल है, इन दोनों में कोई कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर विषम जातीय हो जाएगा। इस आधार पे हम लोग अपने सही ऑप्शन डी के पास जा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पहला ऑप्शन जो देखा वहाँ पर सेना के बेहतर जीवन की बात हो रही है, जो कि हमको केवल वहाँ पर मृत्यु के बारे में बताया गया है, इसलिए हम लोगों ने देखा था पहले कि स्टेटमेंट से हमको बाहर नहीं जाना है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि बसें कारों की अपेक्षा अधिक दुर्घटना का कारण हैं और ट्रक बसों की अपेक्षा कम दुर्घटना का कारण होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बसें हैं सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारण होती हैं और जो ट्रक होते हैं वो बसों से कम होते हैं, कारें भी बसों से कम होती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को निष्कर्ष निकालना है। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले हम लोग अपने। यहाँ पर दुर्घटना और बस कार को रिलेट करके बताया गया है। यहाँ पर जो जोर दिया जा रहा है वो बस पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। सड़कों पर ट्रकों की अपेक्षा बसें अधिक हैं, यहाँ पर अधिक और कम की बात ही नहीं की गई, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। कार चालक बस चालकों की अपेक्षा सावधान है, ये भी यहाँ पर सावधान और इसकी बात की नहीं गई है, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रक चालक अथवा कार अथवा बस चालकों की अपेक्षा कुशल हैं, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि जो ट्रक चालक हैं या कार चालक हैं वह बस चालकों की अपेक्षा अधिक कुशल हैं। हो सकता हो वहाँ पर कुछ और रीजन हो, आपको केवल दुर्घटना के बारे में बताया गया है तो आप उनकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठा सकते हो, तो इसलिए हम लोगों का ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो लास्ट हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कथनों में से हम लोग क्या अनुमान निकालेंगे। ठीक है, अनुमान का मतलब वही हम लोगों का कंक्लूजन से है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये है स्टेनो का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है, देखा गया कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उन्होंने परीक्षण किया और पाया परीक्षण के दौरान कि जो मैक्सिमम पेड़ पौधे हैं तो उनका वहाँ पर क्या है कि जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर अनुमान निकालने की बात हो रही है, ना कि कंक्लूजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जो ऑप्शन है हम लोगों के पास में कि कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। कुछ पौधों की बताया जा रहा है, इन्होंने देखा कि अधिकांश की बात किया गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में कि मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ, ये इसमें कोई जाहिर सी बात वहाँ पर स्पष्ट आपको नहीं बताई गई है कि जो इन्होंने अपना डिस्कवर किया है, जो इन्होंने अपना रिसर्च किया है, ये एक वनस्पति शास्त्री ही हैं। हालांकि वो पौधों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है हो भी और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही होगा। तो हम लोग अगर ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो अधिकांश पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही है, और उन्होंने पहले ही बताया कि पौधों की जो जड़ों का परीक्षण किया गया तो इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ से हम लोग यह बता सकते हैं कि जो अधिकांश पौधे हैं उनकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग 37 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोग का आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर 2017 का है। यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि यद्यपि साक्षरों की संख्या गांव ए में इस वर्ष अधिकतम है, गांव बी में साक्षरता दर वृद्धि सबसे अधिक थी, बट जिसमें से इस वर्ष 10% की वृद्धि हुई है। तो साक्षरों की संख्या 42,000 थी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्रश्न देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बताई जा रही कि जो गांव ए की जनसंख्या है इस वर्ष, उसमें साक्षरों की संख्या इस वर्ष बी की तुलना में ज़्यादा है। क्योंकि जो बी की साक्षरता दर है वह पिछले वर्ष से इस वर्ष उसमें 10% की वृद्धि हुई है, और जो इसका पिछले वर्ष इसकी जो टोटल साक्षरों की जनसंख्या थी वो 42,000 थी, किसकी बी की थी। बी में 10% की वृद्धि भी हुई है, बट इसके बावजूद क्या हुआ है कि गाँव ए में जो साक्षरता दर है वो बी की अपेक्षा ज़्यादा है।
है। अब यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, चलिए देखते हैं ऑप्शन को हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन को देख पा रहे हैं कि गांव ए में जो साक्षरता दर का प्रतिशतता है निश्चित रूप से 10% से ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में हमें यह पता ही नहीं है कि जनसंख्या वह बी के इक्वल है या बी से कम या ज़्यादा है। अगर बी के इक्वल होगी तो 10% से ज़्यादा होगी, सही बात है। अगर कम होगी तो वहाँ से हो सकता है और भी, सॉरी, अगर ज़्यादा होगी तो कम होगी, तो इसलिए यह ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा गलत। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि यदि गांव बी में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 42,000 है, तब गांव ए में यह संख्या इससे ज़्यादा होगी, सही बात है। क्योंकि अगर उसकी जनसंख्या पिछले वर्ष कितनी थी, 42,000 थी, तो उसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो यह जाहिर सी बात है कि यहाँ से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसमें साक्षरों की संख्या उससे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, यहाँ पर बताया जा रहा है कि या तो राम या श्याम समान आयु के हैं, या फिर जो राम है वह श्याम से बड़ा है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये राम है, किससे बड़े हैं, श्याम से बड़े हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अली और जान समान आयु के हैं। यहाँ पर अली और जो जान है या तो समान आयु के हैं, या फिर देखते हैं जान अली से बड़ा है। ये हो गए जान और ये हो गए बड़े, और किससे बड़े हो गए, अली से। यहाँ पर इक्वलिटी की भी सिंबल आएगी। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बताया जा रहा है कि जो श्याम है वह अली से बड़ा है। ये श्याम है और अली है, यानी कि अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये राम हो गए, इनसे बड़ा या इक्वल हो गए आपके श्याम। और यहाँ से बताया जा रहा है कि श्याम अली से बड़ा है, तो यहाँ से इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन जो देख पा रहे हैं, श्याम से राम बड़ा है, श्याम से राम बड़ा है। या यहाँ पर देखो, श्याम से हम यहाँ पर बड़ा नहीं डायरेक्ट बता सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अली से जान बड़ा है, ये देखो अली है और ये है जान, यहाँ पर इन दोनों में इक्वल का भी सिंबल है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो यही सही हो जाएगा। क्यों, अली से राम बड़ा है, अली यहाँ है और राम यहाँ है, इन दोनों के मध्य में जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ पर जो हमेशा पॉसिबिलिटी बनती है वो ग्रेटर की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं अली से राम बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर इसको लिखने का दो प्रोसेस होता है, या तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि राम अली से बड़ा है। यहाँ पर देखो दूसरा मेथड यूपीएससी ने अपनाया है कि अली से राम बड़ा है, ये यूपीएससी का लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो यूपीएससी का साथियों कुल मिला जुला के लैंग्वेज का कमाल होता है। इसके क्वेश्चन को हम लोगों को बस केवल ध्यान से पढ़ना होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसे नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि अगर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू भी होता है तो उसके साथ ही सभ्यता का अंत भी हो जाएगा। और उसमें क्या होगा कि जो नाभिकीय शक्ति होगा उसका एक प्रमुख जिम्मेदार कारक होंगी। चलिए अब आप लोग देखते हैं यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का जो पहला ऑप्शन है कि तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं यहाँ पर नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग बताया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन हमको इंडिकेट कर रहा है कि नाभिकीय शक्ति पर आप लोग जोर डालिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और यही इस चीज़ को, लेखक को इस चीज़ के बारे में डर है और इसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का यहाँ पर जो कि जनवरी में 10 टीवी शो शुरू हुए हैं, जिसमें से 5 सिटकॉम है, 3 ड्रामा है, 2 समाचार है मैगजीन। अप्रैल तक उनमें से 100 में से सिर्फ 7 अभी भी चल रहे थे
जिनमें से 5 सिटकॉम है। टोटल देखो 5 सिटकॉम थे जो कि अभी ये मतलब ये प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें से बताया जा रहा है कि टोटल कितने थे, 10 थे। तो 10 में से अभी जब 7 चल रहे हैं, 3 समाप्त हो गए हैं। अगर मान लो 2 समाचार समाप्त होता है तो 1 ड्रामा समाप्त होगा, या हो सकता है तीनों ड्रामा समाप्त हो जाएं, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। यहाँ पर है पहला ऑप्शन कि केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी भी चालू है। यहाँ पर इसके बारे में हम डिसीजन फाइनल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ड्रामा शो में से केवल अभी भी चालू है, ठीक है। इसमें से हो सकता है ये तीनों समाप्त हो गया हो, तो इसके बारे में भी हम लोग एक्चुअल नहीं बता सकते हैं। बट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है कि बंद किए गए शो में से कम एक ड्रामा था। देखो भाई, अगर 5 सिटकॉम अभी पूरा बाकी है, तो क्योंकि अभी टोटल 7 चल रहे थे, तो हम 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या ठीक है 5 2 इसका और 1 इसका और 1 इसका। तो यहाँ से हम लोग जो फाइनल डिसीजन निकाल सकते हैं वह यह है हम लोगों का कि जो अभी तक बंद किए गए शो थे उसमें से कम 1 ड्रामा था, ठीक है। तो यही हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि मार्क्स को छोड़कर अन्य सभी जर्मन दार्शनिक आदर्शवाद हैं। यानी कि जो मार्क्स को छोड़ करके और जो भी अन्य हैं वह सब के सब जर्मन दार्शनिक आदर्शवाद हैं। यहाँ से हम लोग क्या डिसीजन निकाल सकते हैं, चलिए अब इसी को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का पहला ऑप्शन है भाई कि जिस वक्त वह जर्मन, ठीक है, देखो जिस वक्त वह जर्मन हो, मार्क्स को छोड़कर यदि कोई भी आदर्शवादी है तो वह दार्शनिक होता है, जो कि कम्प्लीटली क्या है, गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। अगला देखते हैं, मार्क्स केवल एकमात्र गैर जर्मन दार्शनिक हैं जो आदर्शवादी हैं। तो ये भी हो गया हम लोगों का गलत, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। अगले ऑप्शन को देखते हैं कि यदि जर्मन आदर्शवादी है, यहाँ पर जर्मन आदर्शवादी है तो वह दार्शनिक होता है, गलत, ठीक है। मार्क्स से अलग यदि कोई जर्मन है तो वह दार्शनिक होता है, ये भी गलत है। हर एक जर्मन दार्शनिक नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यही साथियों हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम लोग स्टेटमेंट की सहायता से और ऑप्शन की सहायता से बहुत आसान तरीके से अपने प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि उस दुकान में अधिकतर मोबाइल फ़ोन महंगे हैं। यानी कि आपको एक दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और यह बताया जा रहा है कि अधिकतर मोबाइल, या अधिकतर का मतलब सभी नहीं होता है, कि मतलब उस दुकान में जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो महंगी हैं, कॉस्टली हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह होता है कि सभी, जब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक सभी होता है, दूसरा अधिकतर होता है। जब सभी की बात की जाए मतलब उसके यहाँ कोई सस्ती सामान होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पर अधिकतर की बात की जाएगी तो हो सकता है कि उसके पास कुछ सस्ती भी चीज़ें हैं, चूँकि वहाँ पर सभी के बारे में आपको एक्चुअल डाटा इंफॉर्मेशन नहीं बताया जा रहा। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं कि उस दुकान में कुछ मोबाइल फ़ोन महंगे हैं, कुछ की बात नहीं, वो तो ज़्यादातर की बात कर रही है, तो ये भी बात सही है। बट अभी और ऑप्शन को देखते हैं, जो ज़्यादा सुटेबल होगा वही होगा। उस दुकान में एक्स ब्रांड के मोबाइल फ़ोन महंगे, इसमें ब्रांड की तो बात ही नहीं है, तुरंत गलत हो गया। उस दुकान में कोई भी मोबाइल फ़ोन सस्ता नहीं, ये भी गलत बात है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर की बात है ना कि सभी की। उस दुकान में कुछ मोबाइल फ़ोन सस्ते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ई नहीं होता, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के पास जा सकते थे। बट यहाँ का जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कि उस दुकान में कि कुछ सस्ते मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, ये है हम लोगों को बताना है कि जो लोग गंजे होते हैं सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है। तो देखो भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात बताई गई है, अतः अनिल बुद्धिमान है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को जो कंक्लूजन बताना है, यहाँ पर एक अनुमान के तौर पर बताना है। तो पहला है अनिल बुद्धिमान ही होगा, यह सत्य है कि नहीं है। चूँकि यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग गंजे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सत्य तो नहीं होगा, ठीक है, ये गलत भी नहीं होगा,
कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की रूल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई वह बुद्धिमान हो, और ये भी हो सकता है वह बुद्धिमान ना हो। तो इस तरह से हम लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। ये है हम लोगों का स्टेटमेंट और ये है हम लोगों का कंक्लूजन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई लंबा और पेचीदा विवाद है तो उसमें आपको बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, चूँकि ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर हो सकता है जो डिस्कशन का प्रोसेस होता है बहुत बोरिंग होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं और निष्कर्ष को देखते हैं। यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं, ये बात सही है। कि यहाँ पर बताया कि जो काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, यानी कि जो बुद्धिमान होगा वो जो लंबी और पेचीदा विवादें होंगी उनको वो सॉल्व करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा साथियों। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। यह निष्कर्ष निकाल, यहाँ से आप लोग क्या निष्कर्ष निकालते हो देखना है। ऑप्शन नंबर ये है, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। यहाँ पर पुस्तक के बारे में बताया गया तो पाठक की बात कर रहे हो तो गलत हो गया, स्टेटमेंट से बाहर हो रही है बात, तो ये गलत हो गया। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, ये भी गलत हो गई। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, केवल आपको पुस्तकालय और पुस्तक के बारे में नॉलेज पता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर है कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, यही हम लोगों का सूटेबल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, मतलब जितनी भी पुस्तकालय हैं उसमें पुस्तकें हैं। तो यहाँ से ये बता रहे हैं भाई साहब कि ऐसा कोई भी पुस्तकालय नहीं है जिसमें पुस्तक ना हो। तो दोनों कहने का मतलब एक ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि भारत में जो चुनाव है बहुत जल्दी हो रहा है, हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। भाई जो देखो चुनाव जल्दी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है, इसको दूर किया जाए और हमारी जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन बताया गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। निष्कर्ष में है हमारी वर्तमान लोकतंत्र व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, ये आप जाहिर तौर से पूर्णतया निकाल सकते हो। ठीक है, चूँकि वहाँ पर जो चुनाव बार बार होना, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करना, ये यहाँ से शो कर रहा है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं रही है। बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, ये भी आप लोग जाहिर तौर से 100% कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों का ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय में जाती हैं। यह 64 नंबर की बस है। कोई भाई साहब हैं वो बता रहे हैं कि जो 64 नंबर की अधिकांश बसें हैं उनके कार्यालय से होकर के जाती हैं। इसमें से बताया जा रहा है कि उनके सामने कोई बस आ रही है या आ गई है कि वह जो बस नंबर है 64 ही है। तो अब यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, चलिए देखते हैं। यह बस मेरे कार्यालय जाती है। हो सकता है भाई जाती हो, चूँकि उन्होंने बताया कि ज़्यादातर बसें जाती हैं जो 64 नंबर की बसें होती हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कंट्रोवर्सी हो गए, यानी कि अपोजिट हो गए। एक कह रहा है कि जाती है, दूसरा कह रही है नहीं जाती है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी, अगर जाएगी तो नहीं जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो जाएगी। तो यहाँ से जो हम लोगों का कंडीशन होगा ना, यहाँ पर आइदर आर का होगा, या तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या आर यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यानी कि यहाँ से जो हम लोगों का फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो तो ये कि या फिर 2। अब जो भी ऑप्शन में होगा आप लोग वहाँ से सही कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रबोधित करती है। दूसरा कथन है कि सभी धार्मिक नेताओं ने भाईचारे की शिक्षा दी है। यहाँ पर जो आपको इम्फेसाइज किया जा रहा है कि धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रबोधित करती है और जो धार्मिक नेता हैं वो भाईचारे की शिक्षा दी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चूँकि यहाँ पर धर्म को बार बार डिफाइन किया जा रहा है तो हमें धार्मिक होना चाहिए। ये बात सही हो रहा है, चूँकि धार्मिक होंगे तो शिक्षा कैसी होगी, प्रबोधित की ओर डिफाइन करेगी। धर्मांध कुछ नेताओं उन धार्मिक नेताओं की देन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और यहाँ से अगर जो नेक्स्ट कंक्लूजन है धर्मांध कुछ धार्मिक नेताओं की देन है, ये गलत बात है। वहाँ उन्होंने बताया है कि भाईचारे की शिक्षा दी है, ठीक है, और धर्मांध की ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं कही है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो सही कंक्लूजन होगा वह केवल ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोग का कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। यानी कि जो भारतीय हैं कुछ शिक्षित हैं, जो कुछ शिक्षित हैं वो छोटे परिवार को पसंद करते हैं। तो देखते हैं, सभी छोटे परिवार शिक्षित होते हैं, सभी छोटे परिवार की शिक्षित होने की बात नहीं बताई जा रही है। कुछ भारतीय छोटे परिवारों को पसंद करते हैं, ये बात जाहिर सी सही है। क्यों सही है, क्योंकि कुछ भारतीय अगर शिक्षित हैं और शिक्षित परिवार छोटे परिवार को पसंद करते हैं तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है यही डिफाइन कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। देखिए साथियों, अभी इसी पैटर्न पर आधारित हम लोगों ने देखा था, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। अब देखो सेम यही प्रश्न आ गया है हम लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी का। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर प्रश्न सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का तो वो हमें बेनिफिट मिलता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सेम वही है कि उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं, मतलब सभी के बारे में बात नहीं बताई गई है। तो यहाँ से जो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस बेकरी में कोई सस्ता नहीं, गलत। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, गलत। उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, यही हम लोगों का सही होगा। उस बेकरी में यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उस बेकरी में प्लम केक भी है। यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है कि उस में प्लम केक है या जो भी केक है, बस वहाँ पर आपको केवल सिंपल सा केक और वहाँ पर उसके सस्ते और महंगे होने का आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है, मतलब प्रचलन इसका ज़्यादा है इंजीनियरिंग का। आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो कि इंजीनियरिंग की डिग्रियां किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है। गलत बात है, हो सकता हो किसी राष्ट्र के युवा को दूसरी बात हो, मान लो मेडिकल की, ठीक है, पसंद आता हो। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के लिए, यहाँ पर हमें किसी भी राष्ट्र के बारे में एक्चुअल डाटा नहीं बताया गया, बस केवल यह बताया गया कि जो युवा हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो वांछित डिग्रियों में से एक है। अब देखते हैं इसके पीछे हम लोग जो कंक्लूजन निकालेंगे कि इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, चूँकि ये वांछित डिग्रियों में से एक है। तो यहाँ पर इसके कहने का कुल मतलब यही है कि जो इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, इसलिए हो सकता है कि इंजीनियरिंग की जो डिग्रियां हैं सर्वाधिक वांछित में से एक हैं। तो यहाँ से जो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, और यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, कंक्लूजन होगा यहाँ से बी और यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चूँकि सी में बी को रखा गया है। ये चीज़ ध्यान से देखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। यहाँ छात्र का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि दौड़ में भाग लेने वाले में कुछ बालिकाएं भी हैं। तो यहाँ पर है हम लोगों का कि दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं भी हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है भाई इसमें इन्होंने और भी बता दिया कि इसमें कुछ बालिकाएं भी हैं। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है।
मतलब उसमें जितनी भी बालिकाएं थीं, ठीक है, उन सभी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। यानी कि प्रशिक्षण और बालिका से रिलेटेड कंक्लूजन हम लोगों का सही होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एम्फेसाइज डाला है इस स्टेटमेंट पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, अगर कि दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, ये हो गया गलत बात, चूँकि वहाँ पर केवल व केवल बालिकाओं को बुलाया गया है, ठीक है, जितनी भी बालिकाएं थीं उन सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया, गलत बात, सभी के बारे में जानकारी है ही नहीं। दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं, ठीक है, दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र। तो यहाँ से हम लोग अगर ऑप्शन नंबर सी को देख पा रहे हैं कि दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं, और यहाँ से उन्होंने पहले ही बताया कि दौड़ में केवल छात्र ही प्रतिभाग ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोग के कि चंदूलाल के परिवार में सभी ईमानदार हैं, उनके परिवार में कोई भी बेईमान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। कुछ सदस्य जो चंदूलाल के परिवार में हैं बेरोजगार हैं, उनके परिवार में सभी ईमानदार हैं बट सब के सब रोजगार में नहीं हैं। कुछ नियुक्त रोजगार में व्यक्ति ईमानदार नहीं हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ ईमानदार व्यक्ति रोजगार में नहीं हैं। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, देखते हैं। चंदूलाल के परिवार में सभी व्यक्ति रोजगार में हैं, गलत बात है। उन्होंने बताया कि चंदूलाल के परिवार में सब के सब क्या हैं, रोजगार में नहीं हैं। चंदूलाल के परिवार में जो रोजगार में हैं वे ईमानदार हैं। तो इस क्वेश्चन का साथियों हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चंदूलाल के परिवार में जो रोजगार में है वह ईमानदार हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चंदूलाल के परिवार में सभी ईमानदार हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ सदस्य जो चंदूलाल के परिवार में हैं रोजगार हैं, कुछ बेरोजगार हैं, मतलब उनके पास रोजगार नहीं है। थर्ड है कि कुछ नियुक्त रोजगार में है व्यक्ति ईमानदार नहीं है, मतलब जो कुछ नियुक्त में है, मतलब जो रोजगार में है वो ईमानदार नहीं है। तो जो ईमानदार नहीं है जाहिर सी बात है कि वो चंदूलाल के घर के नहीं हैं। कुछ ईमानदार व्यक्ति रोजगार में नहीं हैं, कुछ ईमानदार व्यक्ति रोजगार में नहीं है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। इनके आधार पर हम लोगों को कंक्लूजन निकालना था। कैसे? चंदूलाल के परिवार में सभी व्यक्ति रोजगार में हैं, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि चंदूलाल के परिवार में बेरोजगार भी हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं कुछ सदस्य। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर बी कि चंदूलाल के परिवार में जो रोजगार में हैं वह ईमानदार हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसके घर के सभी व्यक्ति ईमानदार थे, तो जो रोजगार में हो या बेरोजगार हो वो क्या होंगे, ईमानदार होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। ये मान लो भिंडी हो गया और ये मान लो बंद गोभी हो गया, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है, ये मान लो फूल गोभी है, और ये किससे स्वादिष्ट, फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है, ये हो गया आपका भिंडी। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, यानी कि जो बंद गोभी है ये मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है। तो यहाँ से कुछ हम लोगों का इस तरह से बन जाएगा, बंद गोभी किससे अधिक स्वादिष्ट नहीं है, मटर से। तो यानी कि यहाँ जो स्वादिष्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मटर हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो बात हो रही कि बंद गोभी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो ये हो गया एफ से ज़्यादा हो, एफ के बाद हो गया आपका बी के बाद में हो गया आपका यम, और यम के बाद में हो गया आपका जी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी भिंडी, गलत बात, इक्वल दिखा रहा। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी फूल गोभी, ये भी गलत। इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है, बंद गोभी एकदम लास्ट में है, सबसे पहले फूल गोभी है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि कुछ लोग यूएफओ अभी क्या है, ये है अनभिज्ञात उड़न तस्तरियों को देखने, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि कुछ लोग UFOs अनभिज्ञात उड़न तस्तरियों को देखे होने का दावा करते हैं। दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवन की संभावना मानी जाती है।
अंतरिक्ष यात्रा अब एक स्थापित तथ्य है। तो यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं। उपरोक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूपीएफओ खगोलीय पिंड है, गलत बात है। यूपीएफओ अन्य खगोलीय पिंडों से भेजे जाते हैं, यही हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ यूपीएफओ को इन लोगों ने देखने का दावा किया। दूसरी चीज़, ये जो देखे जा रहे हैं ये हो सकता है दूसरे पिंड से आ रहे हैं, ये दूसरे स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि मैरी ने कहा एन और मेरे पास बिल्लियां हैं, यानी कि एक मैरी और एन के नाम की दो लड़कियां हैं, उनके पास बिल्लियां भी हैं। एन ने कहा मेरे पास बिल्ली नहीं है। एन कह रही है मेरे पास बिल्ली नहीं है। मैरी हमेशा सत्य बोलती है, लेकिन एन कभी कभी झूठ बोलती है। मैरी ने कहा कि मेरे और एन के पास, ठीक है, दोनों के पास बिल्ली है, इन दोनों के पास बिल्ली है। एन कह रही है कि उसके पास क्या है, बिल्ली नहीं है, और वह कभी कभी झूठ भी बोल सकती है। जो मैरी है वह कभी नहीं झूठ बोलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैरी और इस एन के पास, दोनों के पास बिल्ली है। मैरी सत्य बोल रही है और एन झूठ बोल रही है, चूँकि ये कभी कभी झूठ भी बोलती है। तो यहाँ से हो जाएगा एन के पास एक बिल्ली है, सही है। मैरी के पास एक बिल्ली है, सही है। एन झूठ बोल रही है, तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि तीनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, ज़्यादातर व्यापारी कार्यालय इस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल से 8वीं मंजिल के बीच में है, यानी ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका 8वां, और यहीं पर सबके सब ये बिल्डिंग हैं जो कार्यालय ऑफिस के होते हैं। अब हम लोगों को बताना है कि यदि किसी बिल्डिंग में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो वहाँ पर लिफ्ट होंगी। जैसे मान लो यहाँ 3 है, ठीक है, 3 से अधिक है, तो यहाँ के लिए क्या होगी, लिफ्ट होगी। तो यहाँ पर बताया गया है किसी भी मंजिल पर लिफ्ट के जरिए पहुँचा जा सकता है। गलत बात, 3 तक होगी तो वहाँ पर लिफ्ट है ही नहीं, तो कैसे पहुँच जाओगे। तीसरी मंजिल के ऊपर लिफ्ट नहीं है, गलत बात, तीसरी मंजिल के ऊपर तो ही लिफ्ट है। 7वीं मंजिल के लिए लिफ्ट उपलब्ध है, ये बात सही है, और यही हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, अतएव वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं खराब खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, भोजन और खिलाड़ी में रिलेशन है। जो अच्छा भोजन करेगा वह अच्छा खिलाड़ी होगा, वह मैच जीतेगा। जो अच्छा भोजन नहीं करेगा वह अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा, वह मैच नहीं जीतेगा। इस कथन का कहने का कुल मतलब यह है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ये है कि कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता है, ये इसकी बात कोई हुई नहीं है, तो ये गलत बात हो गया। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है, यही बात हम लोगों की सही है। चूँकि यहाँ पर देखो संतुलित भोजन और खराब खिलाड़ी, यानी कि अच्छा भोजन, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा मैच, यानी जीतना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है साथियों कि सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती हैं, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है। बिजली से चलने वाली मशीन का रखरखाव सस्ता होता है। बिजली से चलने वाली मशीनें प्रदूषण मुक्त होती हैं। कुल मिला जुला कर यहाँ पर बिजली पर इम्फेसाइज किया गया है। बिजली से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होंगी वही हमारी सही होंगी। सभी मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती हैं, गलत बात, सभी नहीं चलती, सभी चलती हैं, तो यहाँ पर ऐसी बात ही नहीं आती। बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा का कोई दूसरा प्रारूप नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अधिकांश मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती हैं, हाँ चलती हैं, बट यहाँ पर सभी के बारे में जानकारी नहीं है। बिजली से चलने वाली मशीनों को चलाना बेहतर है, यही बात इन्होंने बार बार कहा। देखो ये प्रदूषण मुक्त है, इसका रखरखाव सस्ता है, ठीक है, ये ऊर्जा भी प्रदान करती है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर होती हैं, मतलब जितनी भी नायिका होती हैं सुंदर होती हैं। निष्कर्ष है कि यदि ये सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। दूसरा है यदि ये अभिनेत्री है तो वह सुंदर होनी चाहिए, यही डेफिनेटली सही है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग और देख लेते हैं कि ये भद्दी है तो वह अभिनेत्री होना चाहिए। तीसरा तो गलत हो गया, अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, तो ये भी हो गया गलत, सही हो गया ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीने में मानसून कैसा रहा। ये मानसून पर डिपेंड करता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई, मतलब जो वर्षा की क्वांटिटी है वो इस वर्ष ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों को निष्कर्ष निकालना है क्या होगा कि लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियाँ मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी। ये कोई यहाँ पर स्टेटमेंट में ये नहीं बताया जा रहा है कि उसको अपनी लाभ बढ़ाने के लिए वो अपना प्राइस ही बढ़ाएं, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम करेंगी। जनशक्ति की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहीं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, ये बात सही है, हो सकती है वो उसका जो कीमतें हैं अपरिवर्तित रहें, ठीक है। यानी कि पहले भी मान लो अगर वो 10,000 की बेच रही हैं, अब भी 10,000 के बेचें तो अभी भी उसे लाभ होगा, बट इसके लिए कंडीशन यह होगा कि उसकी जो नंबर ऑफ सेल होगा वो बढ़ाना होगा। नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा होगा, ना कि उन्हें अपनी प्राइस बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी का आश्रय के लिए 1 इंच भी ज़मीन नसीब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों का निष्कर्ष है कि कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। तो ऐसा कृषि को हमें अधिक से अधिक उन्नत करना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही कि जनसंख्या को हमें क्या करना है, जनसंख्या के बारे में बताया गया है। जनसंख्या बढ़ रही है तभी खाद्य समस्या शुरू हो रही है। तो यहाँ पर है जो नेक्स्ट आपका कंक्लूजन, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लें, और यही हमसे स्टेटमेंट में भी बताया गया है कि यही जो है जो बढ़ रहा है इसी के कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर इसी को हम नियंत्रित कर लें तो हमारे पास ये समस्याएं नहीं होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। भारत में जो कुछ ग्रामीण हैं व जो शहरी हैं उनमें विकास की जो समान मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष क्या बताया है कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है, ठीक। दूसरा है परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। ये डेफिनेटली सही नहीं होगा। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। ये हम लोग यहाँ पर हम लोग निर्धनता से नहीं बता सकते हैं ना भाई। पहला जो स्टेटमेंट है कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है, और यहाँ पर केवल आपको विकास की समान मात्रा नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पर निर्धनता से आप कुछ नहीं डिफाइन कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा गलत। दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि श्याम हरि का पिता नहीं है। श्याम हरि का पिता नहीं मतलब इन तीनों में कोई रिलेशन ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा। हरि सुरेश का पुत्र है। ये है हरि, ये हैं पुत्र। किसके पुत्र हैं? ये सुरेश के पुत्र हैं। सुरेश के 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र हो गए यानी कि 2 पुत्र और हैं। और देखो अभी इसके पास एक है श्याम और हरि, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। हरि सुरेश का पुत्र है, सुरेश के 3 पुत्र हैं। बस इतना इन्फॉर्मेशन है, निष्कर्ष निकालते हैं। हरि श्याम का भाई है। हरि किसका भाई है? श्याम का भाई है। और ये सुरेश का पुत्र है। इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये हो गया गलत। सुरेश हरि का पिता है। सुरेश जो है वो हरि का पिता है, तो यही हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सुरेश हरि का पिता है। हरि ये हो गया और ये हो गए सुरेश, इसके ये पिता हो गए, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि अरुण 3 भाई बहन हैं। अरुण हो गया, अरुण के अलावा 2 लोग और हैं। अरुण की बहन करुणा, इसकी एक बहन भी है जिसका नाम है करुणा, मतलब ये मिला जुला करके टोटल 3 ही हैं। ये अरुण हो गया, करुणा हो गई, 1 लोग और होंगे। का भाई तरुण, ये हो गया मान लो तरुण, ठीक है। दोनों ही उससे छोटे हैं। ये हो गया आपका अरुण, ये बड़ा है किससे? तरुण और करुणा से। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है? करुणा तरुण से बड़ी है। यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं। ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी। करुणा और तरुण दोनों समान आयु के हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं सही हुआ, तो दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहाँ असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है।
बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर रोका जा सकता है। यहाँ पर देश के विकास की बात हो रही है और उसे यहाँ पर जो रोकने की प्रोसेस है वो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें रिलेशन देखते हैं ऑप्शन की सहायता से। समानता एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। यहाँ पर देखो असमानता वहाँ पर स्वतः उत्पन्न हो जाती है जहाँ विकास होती है। तो यहाँ पर बात हो रहा है समानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये सही है। दूसरा, असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ समानता और विकास था, यहाँ असमानता और विकास है, तो इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे। कैसे? जैसे अगर हम पूछें कि जो 45 है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कितना होगा, तो आप लोग बताओगे कितना हो जाएगा 45, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है 90 होना चाहिए। यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर मान लो असमानता घटेगी तो विकास बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा तो असमानता घटेगी। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों का दोनों ही कंक्लूजन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का वही आखिरी था। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हम लोगों के। तो आई होप साथियों इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा और आप लोग अभी कथन और निष्कर्ष पर आधारित अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग उनको आसानी से बना पाएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स को देखा, जो हम लोगों ने टिप्स को समझा, कुछ ट्रिक को समझा, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इन सबको आपको ध्यान रखना है और इन्हीं पॉइंट को ध्यान रख करके आप इसके प्रश्नों को बनाइएगा और आप थोड़ा सा इसके प्रश्नों पर आधारित और प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इन्हीं सब टॉपिक के साथ में हम आज अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं साथियों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा और चीज़ें समझ में आई हों तो आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।